हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। पॉलिटी की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इसको। तो भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग की पद की चर्चा की गई है। तो कैग का पद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कैग का पद है उसको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी बताया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को संवैधानिक और कैसे संवैधानिक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी बताया है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग का प्राविधान किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग के पद को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी कहा है। इसका क्या काम होता है? यह लोकवित्त का संरक्षण करता होता है। तो लोकवित्त का संरक्षण करता यानी कि जितने पब्लिक फाइनेंस होते हैं उसको संरक्षित करने का काम कौन करता है? तो भारत का कैग करता है। देखिए, ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग के पद का प्राविधान किया गया है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संवैधानिक पदाधिकारी माना है और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी माना है। इसका काम होता है कि ये लोकवित्त का संरक्षण करता है, इसलिए इसको लोकवित्त का संरक्षणकर्ता भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कैग बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताएं देखिए, भारतीय संविधान में कैग बनने के लिए कोई योग्यता का प्राविधान नहीं था। तो मूल संविधान में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन एक एक्ट आया था, कैग एक्ट 1971 में, यानी कि मूल संविधान में जो कैग का पद है उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि कैग एक्ट यानी कैग अधिनियम 1971 के माध्यम से कुछ योग्यताएं इसमें लिखी गई है। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा लोकवित्त का जानकार होना चाहिए, या कम से कम 10 वर्षों तक सिविल सेवक रह चुका हो। तो इसकी योग्यताएं मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि कैग एक्ट 1971 के थ्रू इसमें जोड़ी गई है। और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकवित्त का जानकार होना चाहिए। देखिए, इन दोनों में से कोई एक जो योग्यता है वो होनी चाहिए, या तो वो लोकवित्त का जानकार हो, पब्लिक फाइनेंस का जानकार हो, या फिर कम से कम 10 साल तक कोई सिविल सर्वेंट रह चुका हो। तो ये योग्यता की बात कर ली। अब आगे बात कर लेते हैं इसके वेतन के बारे में।
तो अब बात करते हैं इसके वेतन के बारे में। वेतन, तो जो कैग का वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर सुप्रीम कोर्ट के जज का जितना भी वेतन होगा उतना ही किसका वेतन होगा, भारत के कैग का वेतन होगा। अब बात कर लेते हैं इसका वेतन के साथ साथ इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा, जो दोनों में पहले हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका कार्यकाल होगा। अब बात कर लेते हैं इसके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, और फिर बात करेंगे पद मुक्ति की। तो कैग की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या भारत के राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति से भारत के कैग की नियुक्ति करते हैं? तो नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर। जो किस अनुच्छेद में था, 74 क्लॉज 1 में था। अब बात करते हैं इसकी पद मुक्ति, यानी कि इनको हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया से ही भारत के कैग को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस तरीके से हमने बात कर ली कैग के वेतन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। उनके कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। फिर हमने बात कर ली उनकी नियुक्ति की कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति स्वविवेक से इनकी नियुक्ति नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह यानी कि 74 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति करते हैं। पद मुक्ति कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही भारत के कैग को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ जान लिया है इनके बारे में। अब बात करते हैं इनकी शक्तियों की। शक्तियां क्या क्या है या कार्य कह दो। तो इनकी जो शक्ति और कार्यों का जो वर्णन किया गया है या प्राविधान किया गया है वो अनुच्छेद 149 में किया गया है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के कैग की शक्तियाँ या भारत के कैग के कार्य को बताता है, उनका वर्णन करता है। तो समझते हैं क्या काम है इनके। तो पहली बात करें, भारत सरकार द्वारा जो भी खर्च किया जाएगा, यानी भारत सरकार जहाँ जहाँ जो भी धन खर्च करती है उसका लेखा परीक्षण कर सकते हैं। साथ ही भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा जो निधि होती है उससे जो भी धन खर्च होता है उनका भी ये क्या कर सकता है, लेखा परीक्षण कर सकता है। तो भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का लेखा परीक्षण कर सकता है। साथ ही भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि
और आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि से खर्च किए जाने वाले धन का भी क्या कर सकता है, ये लेखा परीक्षण कर सकता है। तो भारत सरकार कहाँ कहाँ पर क्या खर्च कर रही है, इसकी जो ऑडिटिंग करता है वो कौन करता है, भारत का कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि और भारत की आकस्मिक निधि से जो भी धन खर्च हो रहा है उसके भी ये क्या कर सकता है, लेखा परीक्षण कर सकता है। साथ ही राज्यों के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। यदि राज्य सरकार कहाँ कहाँ पर कितना धन खर्च कर रही है उसका लेखा परीक्षण भी कौन कर सकता है, भारत का कैग कर सकता है। साथ ही राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की लोक लेखा निधि और साथ ही राज्य की संचित निधि, इन तीनों निधियों से जो भी धन खर्च हो रहा है उसका लेखा परीक्षण कौन करेगा, भारत का कैग करेगा। तो राज्य के लिए और संघ के लिए, दोनों के लिए ये लेखा परीक्षण करता है। तो इसमें हम राज्य भी जोड़ सकते हैं, राज्यों के लिए भी ये सेम ही प्रोसेस होगा। अब बात कर लेते हैं जो सरकारी कंपनियां होती है वे कहाँ कहाँ पर धन खर्च कर रही है उसका लेखा परीक्षण भी कैग के द्वारा किया जाता है। तो सरकारी निगमों या कंपनियों द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का भी क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है। एक और बात कर ले, देखिए कुछ निजी कंपनी भी होती है हालांकि पहले निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण नहीं होता था कैग के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लेखा परीक्षण उन निजी कंपनियों का लेखा पर जो हमारा भारत का कैग होता है वो उन कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है जो निजी कंपनी है और साथ ही भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ अपना जो रिवेन्यू है उसको शेयर कर रही होती है। तो निजी कंपनी जो सरकारों के साथ, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, राजस्व रेवेन्यू शेयरिंग, राजस्व हस्तांतरण करती है या शेयर करती है, इंग्लिश में लिख सकते हैं रेवेन्यू शेयरिंग करती है। तो ऐसी कंपनियां जो कि निजी कंपनियां हैं और वो सरकारों के साथ, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके साथ यदि रेवेन्यू शेयरिंग कर रही है तो उनका भी लेखा परीक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 149 के तहत जो भारत का कैग है यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसके जो शक्तियाँ उसको मिली हुई है भारत संविधान के थ्रू, उनके कार्य या शक्तियों को हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और लेक्चर के साथ आएंगे या किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।